वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी के फतेह, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मैं हूँ जगदीश सिंह सतनामी। वॉइस ऑफ मानवता चैनल भी दर्शकों का बहुत स्वागत है। आज खास में हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं। मैं उनका परिचय बता देता हूँ। जयंती खोटे जी रायपुर से जुड़ी हुई है। बहुत बहुत स्वागत है जयंती खोटे जी आज के इस विशेष प्रोग्राम में। मीना पेरियार जी नेपाल से जुड़ी हुई है, उनका भी हम स्पेशल धन्यवाद करते हैं जो हमारे पड़ोसी राज्य से जुड़ी हुई हैं। उसके बाद में उनके ही राज्य से नेपाल से भीमिया सुनार जी जुड़ी हुई है, उनका भी आज हम उनका स्वागत करते हैं। पहली बार हमारे प्रोग्राम में आई हुई है। और मेघराज जी का और डॉक्टर कृपाल सिंह साहब का आज के इस कार्यक्रम के प्रायोजक, उनका भी हम धन्यवाद करते हैं वैसा मानवता चैनल में। और आज का हमारा जो प्रमुख विषय है वो पढ़े लिखे हमारे जो बेटियां हैं आज की परिस्थितियां में क्या करें, ये हमारा विषय है। क्योंकि चाहे वो भारत हो, चाहे नेपाल हो, चाहे और भी कोई देश हो, आप देख सकते हैं कि जितनी हमारे जो जनसंख्या है उसमें हमारे युवाओं की संख्या के साथ साथ उतने ही करीब करीब हमारी बेटियां भी पढ़ लिख करके बेरोजगार बैठे हुए हैं, रोटी रोजगार नहीं है। शासन के भी आप देख सकते हैं कि वो जुमले और वादे तो बहुत करते हैं, लेकिन शासन के द्वारा कई वर्षों बीत जाने के बावजूद भी कोई मूल चूल परिवर्तन या रोजगार की दिशा में कोई योजना लोगों के पास नहीं है। और आज ये करीब करीब हर घर में 2 बेटियां 3 बेटियां बेरोजगार बैठे हुए हैं, बेटे भी बेरोजगार बैठे हुए हैं। तो आज की इस ज्वलंत मुद्दे पर हमारा जो चर्चा है, हम इसे पर आज हम बहुत सारे जो हमारे मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे हम चर्चा करेंगे 45 मिनट। और इस विषय पर हम आज सभी के राय भी जानना चाहेंगे और चर्चा भी करेंगे। तो आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ मीना पेरियार जी जुड़ी हुई है और रायपुर से एक जयंती खोटे जी हमारे जो इस कार्यक्रम के वक्ता के रूप में, पहले वक्ता के रूप में मैं उनको आमंत्रित करता हूं, क्योंकि वो एक व्यवसाय के रूप में, एक प्रोफेशन के रूप में भी अपना कारोबार कर रही हैं। तो मैं आज के इस सवाल को लेकर, चूंकि बेरोजगारी के संदर्भ में है और लोग सेल्फ डिपेंड कैसे हों और खास करके बेटियों के लिए, तो इस पर मैं उनके विचार आज के इस प्रोग्राम में पहले वक्ता के रूप में उनसे लेता हूं। जयंती जी, हमारे जितने भी, चाहे भारत हो, नेपाल हो, उन बेटियों को एक संदेश के रूप में उनको कैसे आत्मनिर्भरता के दिशा में क्या कुछ उनको करना चाहिए, जिस हालात में आज नौकरी रोटी रोजगार नहीं मिल रहे, क्या कहना चाहेंगे? सर, नाम जगदीश सर एंड वॉइस ऑफ मानवता चैनल के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम है। आज का जो विषय है सर, बेरोजगारी है। बेरोजगारी की समस्या तो हमारे देश में चरम पर है सर। मतलब इतने सारे लोग बड़ी बड़ी डिग्रियां लेके आज बेरोजगार घूम रहे हैं। तो सर, सरकार अपनी तरफ से जो भी कर रही है वो तो देखिए, सरकार की जो योजनाएं हैं उसके तहत सरकार जो करना है करेगी, लेकिन हमको सरकार के भरोसे बैठे नहीं रहना चाहिए। मेरा ये मानना है कि हमको खुद से भी कुछ सेल्फ डिपेंडेंट होने के लिए हमारे अंदर जो टैलेंट है उस टैलेंट को और अच्छे से मतलब निखारना चाहिए, और उस टैलेंट के बेस पे हमको सेल्फ डिपेंडेंट होके कुछ रोजगार के लिए आगे बढ़ना चाहिए। रोजगार उससे संबंधित हमको करना चाहिए जिससे हम अच्छा एक अर्निंग ले सके, अपना जीवन चला सके, और न सिर्फ अपना जीवन चला सके बल्कि हमको और भी लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए कि वो भी अपने टैलेंट को उभारे और टैलेंट को पहचाने, और उसके बेस पे और लोगों को भी ट्रेंड करके वो उनको भी सेल्फ डिपेंडेंट होने के लिए मोटिवेट करें। जी, तो ये मेरा मानना है सर। जी जी, बहुत शुक्रिया। मैं, हमारे साथ जसबीर भाटिया साहब जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं जसबीर भाटिया साहब का। और मैं भाटिया साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर हरबीर और अगर आज के इस प्रोग्राम में थोड़ी देर के लिए, कुछ देर में अगर जुड़ सकती हैं तो उनको मैसेज भेज दें, क्योंकि हरबीर भी अभी एक अंग्रेजी में अमेरिका से वो एक ऐसे ही रोटी रोजगार के संदर्भ में
एक प्रोग्राम चला रही है। तो हम लोगों ने सोचा है कि क्यों ना अमेरिका से या इंटरनेशनल लेवल पे जो बहुत सारे जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनको विभिन्न प्राइवेट सेक्टर में नौकरी मिल सके, जॉब मिल सके। इस पर हरवीर कौर बहुत प्रयास रत हैं और हमने इसमें एक बार प्रोग्राम में जुड़ा भी था। तो इस पर अभी हम आने वाले समय में हिंदी में हिंदी इंग्लिश दोनों में जो हिंदी जानते हैं वो हिंदी में और इंग्लिश जो जानते हैं वो इंग्लिश में अपनी बातें करके इस प्रोग्राम को हम एक और विस्तार देने की कोशिश करेंगे। तो मैं जसबीर भाटिया साहब से चाहूँगा कि वो आज के विषय में जो बेरोजगारी के संदर्भ में जो आज चर्चाएँ हो रही है, इस पर मैं चाहूँगा कि जो उस दिन जो हमारी टॉक हुई थी जिसमें बहुत सारे लोग जुड़े हुए थे, बुद्धिजीवी लोग, तो इस पर ही आज का ये चर्चा हो रही है। तो हमारा ये प्रयास है कि भारत में बहुत सारे जो बेटे और बेटियां हैं, जो पढ़ लिख करके खाली बैठे हुए हैं और डिप्रेशन में हैं, ऐसे लोगों को हम कैसे उबारें और कैसे सेल्फ डिपेंडेंट बनाएं, इस पर हमारा जो प्रयास है, इस पर मैं भाटिया साहब से चाहूंगा कि कुछ विस्तार से आज के इस प्रोग्राम पे अपनी बात रखें। भाटिया सर। भाई खालसा, भाई फतेह, सत श्री अकाल, नमस्कार सब सुनने वालों को। धन्यवाद देता हूँ भाई साहब मान्यता को जो इस सब्जेक्ट के बारे में आप बात कर रहे हैं। वैसे तो मुझे खुशी है, आज जयंती भी जुड़ी है और उन्होंने बेसिकली तो मेरे मन की बात कह दी जी कि सेल्फ निर्भर, जो मैं पहले भी कह चुका हूँ कि वही एक रास्ता है जो इस बेरोजगारी को दूर कर सकता है। अमेरिका में आप अगर देखेंगे कि यहाँ का व्यवसाय क्या है, तो बहुत बड़ी संख्या में जो व्यवसाय है ना, वो लोगों के अपने हैं, खुद के बनाए हुए व्यवसाय हैं, जिसे हम मॉम एंड पॉप स्टोर्स भी कहते हैं, छोटे छोटे बिजनेसेस। तो आत्मनिर्भरता कैसे हो सकती है? अब जो आप कहते हैं कि ये बच्चे हैं, नौजवान बच्चे हैं, बच्चियां हैं, डिग्रियां लेके घूम रहे हैं। अब उस डिग्री को देखो, डिग्री एक कागज है, उसके पीछे में आपने हाई स्कूल किया है, मैट्रिक किया है, इंटर साइंस किया है, बीए किया है, बीएससी किया है, तो देखना भी ये पड़ेगा कि इस डिग्री को लेके आप कर क्या सकते हैं। सिवाय इससे कि ऑफिस में, दफ्तर में बैठ के आप कागजों को लिख सकते हैं, क्या इसके साथ तो और भी कुछ काम कर सकते हैं? आप क्या कुछ क्रिएट कर सकते हैं, कोई नई बात कर सकते हैं, नया व्यवसाय चला सकते हैं? क्या आप में वो क्षमता आई है? ये जो हमारा हिंदुस्तान का जो शिक्षा प्रणाली है ना, ये अंग्रेजों की बनाई हुई प्रणाली है, जिसमें उन्होंने बाबू पैदा करने, हिंदुस्तानी लोगों को सिर्फ बाबू बनाने के लिए उन्होंने ये शिक्षा का सिस्टम दिया था। लेकिन सोचना यह है कि डिग्री हमारी अब कर क्या सकती है? सिवाय से नौकरी, सरकार नौकरी दे देगी, आपकी दफ्तर में बैठा देंगे, क्लर्क के जगह पे बनाते हैं, कागज लिखते रहेंगे या कुछ करते रहेंगे। सवाल यह है कि हमारे व्यावसायिक शिक्षा नहीं है हिंदुस्तान के अंदर। तो जैसे मैंने भी आपको एक उदाहरण दिया था कि हम इटली में भी हम ट्रेवल किए हैं, और वहां पर भी 8वीं क्लास के बाद बच्चों को जो है व्यवसाय, जिसे टेक्निकल ट्रेड कहते हैं, उस किस्म की शिक्षा दी जा रही। अब मैं दूसरे देशों में गया हूँ, नाम न लूं, तो वहां पर उन्होंने छोटे छोटे ट्रेड सेंटर खोले हुए हैं, जो नौजवान बच्चों को जो टेक्निकल काम है वो सिखाते हैं। टेक्निकल मतलब यह है जैसे कोई प्लम्बिंग का काम है, जैसे घर में पानी का नल लगाना है, तो नल के लिए पाइपिंग कैसी होनी चाहिए, कैसे कोड बनने चाहिए। और कोई इलेक्ट्रीशियन है तो बिजली घर लगानी है घर में, तो उसकी तारों को क्या साइज होना चाहिए, कैसे बनाना चाहिए, क्या रूल्स हैं बनाने के। और दूसरे भी व्यवसाय, दूसरे हैं, कृषि का है एरिया, हर के एरिया के अंदर व्यवसाय की जरूरत है। तो हमारे देश में मैं समझता हूं कि ऐसी व्यवस्था नहीं है। अब नहीं है तो क्या किया जाए, क्या किया जाए, लोग क्या करें? तो उसके लिए मैं यही एक सुझाव देना चाहता हूं कि समाज में स्वयं मिलके, जो माँ बाप हैं, मिल करके कोई ऐसी संस्था बनाए, और जितनी जितनी लोकल इंडस्ट्रीज हैं, जहां भी कोई व्यवसाय है, उनके साथ मिलके कोई बच्चों को ट्रेन करने का कोई तरीका बनाए।
तो ताकि बच्चे जो हैं, नौजवान बच्चे आगे जाके खुद कोई ना कोई व्यवसाय क्रिएट कर सके। जैसे कोई बड़ी इंडस्ट्री है, उसमें कई छोटे छोटे पार्ट्स यूज करते हैं। जैसे मैं हिंदुस्तान में था तो भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स हरिद्वार में मेरा काम था। हमारा काम था बहुत बड़े, ये जो आपके बिजली के जनरेटर बड़े बनते हैं, मैं इंजीनियर था वहाँ। आई एम ए जनरेटर इंजीनियर, जनरेटर इंजीनियरिंग, डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग। 200 मेगावाट्स के कई पावर प्लांट्स मैंने लगाए हैं। तो वहाँ कई छोटे छोटे पार्ट्स जो होते हैं हमने छोटी इंडस्ट्री को दे दिया। इन्हें कहते हैं एंसिलरी इंडस्ट्री। जो छोटे छोटे व्यवसाय है, वो कि कोई नट बना रहा है, कोई नट बोल्ट बना रहा है, कोई छोटी चीज बना रहा है, तो उन सबको, छोटे छोटे व्यवसायों को हम एंसिलरी इंडस्ट्रीज कहते हैं। तो ऐसे काम करके जो हमारे नौजवान बच्चे हैं, तो इंडस्ट्री के साथ जुड़ सकते हैं, उनसे काम सीख सकते हैं और अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। अगर आप सरकार के भरोसे में बैठे रहेंगे तो वो हमको नौकरियां निकालेगी, हमको नौकरी देगी, तो ये बड़ा मुश्किल बात है। ऐसा होने वाला नहीं है। कुछ हद तक कर सकती है सरकार, लेकिन लाखों करोड़ों बच्चों को, नौजवानों को जॉब देना जो है, ये बहुत मुश्किल बात है। लेकिन दूसरी चीज है कि डिग्निटी ऑफ लेबर, जिसे इंग्लिश में कहते हैं, कि हमें ये नहीं सोचना कि कोई काम बड़ा है छोटा है। हमें उसमें अपना कोई मानहानि की बात नहीं है। अगर कोई मीना जी, ये वुमेन पावर से जुड़े हुए हैं, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि वो अपनी आवाज को म्यूट करें, क्योंकि प्रोग्राम हमारा लाइव जा रहा है। आपकी आवाज आ रही है, थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है जी। हाँ जी, भाटिया सर, अपनी बात रखिए। चाहे कोई चाय की दुकान भी खोलता है तो उसे गर्व होना चाहिए कि ये मेरा अपना व्यवसाय है, मेरा अपना बिजनेस है। मैं नहीं कह रहा हूँ सब बच्चे बैठ के अब चाय की दुकानें खोल लें। मेरे भाव कहने का ये है कि किसी को ये छोटा नहीं समझे कि मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, मैं ये काम कैसे कर सकता हूँ। ये बात इन देशों में नहीं है। आप देखें हमारे घरों में, जैसे मैं आपको दिखाऊं, हमारे पीछे है, घर के पीछे घास लगा हुआ है। जो खाली जगह होते घास लगाते ताकि मिट्टी ना उड़े। तो घास को हर हफ्ते काटना पड़ता है तो उग जाता है। उसके लिए जो काम करते हैं, मैं देखा कई नौजवान बच्चे हाई स्कूल पास ये काम करते हैं, स्पेयर टाइम में अपना काम कर लेते हैं, अपने पैसे बना के कॉलेज के लिए अपनी फीसें पैदा कर लेते हैं। तो कोई ऐसा महसूस नहीं करता कि ये काम छोटा है, मेरे लिए काम बड़ा है। तो ये जो मानसिकता है ना कि मैं तो इतना पढ़ा लिखा हूं, ये काम मैं कैसे कर सकता हूँ, ये बात हमें छोड़नी होगी। ये मानसिकता हमें चेंज करनी होगी और हर काम में अपने आप गर्व महसूस करना होगा कि मैं अपना काम कर रहा हूँ, अपने बलबूते पे मैं अपना पैसा कमा रहा हूँ, अपने जीविका बना रहा हूँ। तो ये बातें हैं, और कोई जादू की छड़ी तो है नहीं कि भाई ऐसा करने से सब हो जाएगा। मतलब यह है कि आप खुद अपने संगठन बनाएं और सोचें कि हम ये व्यवसाय कैसे क्रिएट कर सकते हैं, और जहां जहां व्यवसाय चल रहे हैं उनके साथ मिलके बच्चों के लिए खुद अपनी स्कीम आप बनाएं जी। तो इस बात में हो सकता है सरकार भी आपकी मदद कर सकती है। इतना ही कहूँ। धन्यवाद जी, बहुत शुक्रिया। आज हमारे साथ नेपाल से काफी लोग जुड़ गए हैं। मीना पेरियार जी जुड़ी हैं, वुमेन पावर लिखा हुआ है उनकी उसमें, और भीमिया सोनार जी भी है। और मैंने देखा है कि मैं नेपाल राज्य एक बार गया था, काठमांडू तक, तो वहां पे बहुत सारी महिलाओं को मैंने देखा है, जवान बच्चों को देखा है कि वो विभिन्न प्रकार के शॉप दुकान में या फुटपाथ में छोटी छोटी गुमटियां लगाकर, स्वेटर या और भी ऐसे स्टॉल लगाकर, छोटी छोटी गुमटियां लगाकर वहां पे रोटी रोजगार करते रहते हैं। तो मैं मीना जी से चाहूंगा कि आज की इस परिचर्चा पर वहां से बहुत सारे जो मेहमान जुड़ी हुई हैं, मैं कई लोगों को आज जान भी नहीं रहा हूं, तो उन सभी से मीना जी से चाहूंगा कि बारी बारी से उनका परिचय भी कराएं, और जो नेपाल राज्य में रोटी रोजगार के संबंध में, बेरोजगारी के संबंध में वहाँ की क्या हालात हैं उस पर प्रकाश डाले। मीना प्रिया जी, मीना जी हमें सुन पा रही हैं? जी धन्यवाद आप सभी लोगों को। मेरा नमस्ते, जय भीम, नमो बुद्धाय नेपाल की तरफ से। हमारे साथ आज दो मेहमान जुड़े हुए हैं। एक बीरमाया सुनार हैं जो वर्क करती हैं गवर्नमेंट म्यूनिसिपालिटी में
जॉब भी करती है और वो वुमेन राइट में भी काम करती हैं। और दूसरी है ज्योति, ये वुमेन पावर करके जुड़ी हुई है, ज्योति पुन, वो भी वुमेन एम्पावर में काम करती हैं। तो हम लोग एक जने काठमांडू से, एक जने धरान से, एक जने कपिलवस्तु से, ऐसे 3 जगह से हम लोग जुड़े हुए हैं। मैं अपनी बात रखते हुए हमारे 2 साथियों को भी अपनी बात रखने के लिए मैं अनुरोध करूंगी। ज्योति जी, बिरमाया, दुवैजना सुनिरहनु भएको छ भने मेरो कुरालाई यहाँहरूले नेपालीमा बोल्नु भए पनि हुन्छ, यहाँहरूलाई हिन्दी बोल्न गाह्रो हुन्छ भने म त्यसको ट्रान्सलेसन गरेर सहयोग गर्नेछु, किनभने हाम्रो कार्यक्रम चाहिँ लाइभ भइरहेको छ, त्यसकारण यहाँहरू नेपाली बोल्न पनि सक्नुहुन्छ। विशेष गरेर अहिले चाहिँ यो महिलाहरू कसरी इम्पावर गर्न सकिन्छ, महिलाहरूलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ, नेपालको अवस्थामा महिलाहरू के गरिरहेका छन् भन्ने विषयको चर्चा हो। त्यसकारण मैले यहाँहरूलाई त्यो विषयमा नै अनुरोध गर्न चाहे। स्क्रीन पे उनको बुला ले मीना जी। बोल्नुहुन्छ, क्यामेरा अन गर्नुहोस् अनि बोल्नुहोस् ल, पालो पालो। बिरमाया बोल्नु। अपनी आवाज को म्यूट करने, अपनी आवाज को म्यूट करने, ये म्यूट करें अपनी आवाज को। मीना जी आवाज को म्यूट करें और स्क्रीन पे आने के लिए बोले और अपनी बात रखें। बिरमाया बोल्नु, आफ्नो कुरा राख्नुहोस्, कसरी महिलाहरू एम्पावर हुनुपर्छ भन्ने विषयलाई जोडेर कुरा गर्नु। हेलो, हाँ बोले, अपनी बात रखें। मेरोमा आवाज एकदम कटी कटी आछ के, राम्रोसँग सुन्नेकै छैन, के भन्नु छु। ठिक छ, तपाईको कुरा सुनिरहेछ बिरमाया, राख्नुहोस् आफ्नो कुरा। जी अपनी बात रख सकते हैं, अपनी बात रखें, नेपाली में भी रखें, कोई बात नहीं, मीना जी उसको ट्रांसलेट कर देंगी। मीना जी उनका कनेक्शन हमारे साथ नहीं हो पा रहा है, तो आप अपनी बात रखें, वो क्या कहना चाह रही है। उनका नेटवर्क डिस्टर्ब है, तो वो कहना चाहती हैं अभी हमारी आवाज, हम लोगों की आवाज उनको कट के जा रही है, तो अच्छा वो ठीक सुन है, नहीं पा रही है अच्छी तरह से, तो बात नहीं कर पा रही है। ज्योति जी तपाईँ जोडिनु भएको छ, केही कुरा राख्नुहुन्छ ज्योति? चलिए उनके आवाज हमारे साथ जुड़ पाए तब तक मैं हमारे साथ कृपाल सिंह साहब जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर कृपाल सिंह साहब। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। खालसा वाहे फतेह जी। सर हम लोग आज नेपाल से 3-4 लोगों को गेस्ट के रूप में बुलाए हैं, जो वहाँ पे अपने अपने सब्जेक्ट पे वहाँ पे काम कर रही हैं, महिला एम्पायर पे, लेकिन उनका नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम है। तो मैं चाहूंगा कि वहाँ नेपाल से जो जुड़े हमारी जो बेटियां हैं वो आपको सुन रहे हैं, और वहाँ पे रोटी रोजगार के संबंध में, बेरोजगारी के संबंध में, सेल्फ डिपेंड कैसे वहाँ पे नेपाल राज्य की बेटियां हैं, क्योंकि बहुत सारे छोटे छोटे काम धंधे को लेकर वहाँ जागरूकता है और लोग अपने काम करते रहते हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप उनको एक संदेश के रूप में और सेल्फ डिपेंड के रूप में कैसे पढ़ लिख करके जो बेरोजगार बेटियां और बेटियां हैं वो सेल्फ डिपेंड कैसे हो सकते हैं, इस पर अपनी विचार साझी करें। कृपाल सिंह साहब। वाहिगुरू का खालसा वाहे फतेह। जगदीश जी, actually I'm joining late. I like to hear other people's views a little bit more before I start talking about myself. मैं कुछ और से पूछे पहले, फिर मैं बाद में। ठीक है जी। मैं मीना जी के पास ही जाना चाहूंगा। मीना जी और भी भीमिया सुनार जी हमारे साथ जुड़ी हुई है। हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है तो आप अपनी आवाज पे म्यूट करें, और मैं चाहूंगा कि आप नेपाली में भी अगर अपनी बात रखना चाहते हैं तो आप नेपाली में बात रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे साथ मीना जी हैं, वो ट्रांसलेट करके बता देंगे। भीमिया सुनार जी अपनी आवाज को म्यूट करें। पहले मीना जी को अपने चार्ट सुन लीजिए।
जी भाटी सर। सर जी। हाँ भीमे सुनार जी अपनी बात रखें। वहाँ की जो महिलाएं हैं, बेटियां हैं, वो छोटे छोटे उद्योग धंधे को लेकर क्या सोचती हैं, पढ़ लिख करके जो बेरोजगार बेटियां हैं, जो कॉलेज में पढ़ रही हैं, वैसे लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहेगा हमारे भारत की बेटियों के लिए? सबसे पहला तो मैं सॉरी बोलती हूँ क्योंकि आप लोग के जितना भी आवाज है वो अच्छा से बराबर से नहीं आया है, हाँ, इसलिए जो मेरा बात रखना था। आपकी आवाज फिर से म्यूट हो गई है। अच्छा, इजाजत है तो मैं नेपाली में बात करूंगी क्योंकि मेरा भाषा जो हिंदी है थोड़ा इधर ठीक मतलब है इधर के अवधि में मिल जाता है। जी। जी आप नेपाली में बोल सकते हैं। अच्छा ठीक है। अहिलेको यो जुन बच्चाहरू जुन पढ्दैछन् कलेज पढ्ने हाम्रो किशोरी प्रायः सरले भनौँ न किशोरीहरू हुनुहुन्छ, अहिलेको केसमा धेरै पहिला भन्दा त धेरै अब अलिकति पढे लेखेको भेटाइएको छ होइन। पहिला त अब छोरी भन्ने बित्तिकै घरको चुला चौका हो भन्ने जुन हाम्रो समाजमा सोच थियो, हाम्रो सोचाइमा थियो, त्यो अहिले पहिलाको भन्दा अलिकति न्यून भएको छ। अहिले छोरीले नि केही गर्न सक्छ है, छोरीले नि पढ्नुपर्छ र छोरीले पनि छोरा नै काम गर्न सक्छ भन्ने जुन हाम्रो समाजमा अलिकति त्यो हाम्रो सोच थोरै बदलिएको छ होइन। अझै पनि हाम्रो नेपालमा कुनै कुनै ठाउँमा त छोरीहरूले पढ्न पाउनु भएको छैन। यदि उहाँहरूले पढे पनि उहाँहरूले रोजगारी पाउनु भएको छैन होइन। उहाँहरूले एउटा कुनै ठाउँमा रोजगारी खुलेछ भने त्यो ठाउँमा उहाँहरूले धेरै चिजको बाँडेको हुन्छ के। यदि त्यो ठाउँमा जागिर गर्न जानुहुन्छ भने उहाँको घर परिवार समाजले छोरी भइसकेपछि बाहिर काम गर्न जानुहुन्न है भन्ने एउटा त्यो सोच, गलत सोचले गर्दाखेरि कति अवसरहरू गुमाउनु परेको छ हामी किशोरीहरूले होइन, हामी महिलाहरूले। त्यही भएर कतिपय कुराहरू आफ्नो योग्यता क्षमता हुँदा हुँदै पनि एउटा समाज, एउटा घर परिवार होइन, त्यो सबैले गर्दाखेरि त्यो चिजबाट वञ्चित भएका छौँ होइन। कतिपय ठाउँमा त्यस्तो अवसरहरू एउटा महिला भएको कारण, एउटा बेटी भएको कारणले त्यो अवसरहरू पनि पाएका हुँदैनौँ। यही छ। त्यही भएर अब हामी सशक्तिकरण हुनलाई होइन, अगाडि बढ्नको लागि हामीले अवसरहरूलाई छोड्नु हुँदैन। हामी हरेक कार्यक्रमहरूमा यसरी किशोरीहरूलाई यस्तो जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरूमा सहभागी गराएर उहाँहरूलाई जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू गऱ्यौँ भने हामी किशोरीहरू केही अगाडि बढ्न सक्छौँ। आफ्नो बारेमा केही थाहा पायो भने ल मेरो अधिकार, मैले यो गर्नुपर्छ भन्ने केही सोच भयो भने हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्ने मेरो कुरा है। जी मीना जी, जैसा कि बीमिया सुनार जी कुछ कह रही थी, उनका कुछ समझ हमको आ रहा है, लेकिन आप हिंदी में इसको ट्रांसलेट करके हमारे दर्शकों को थोड़ा सा विस्तार से बताएं, या उनका कोई सवाल भी होगा तो हमारे साथ कृपा सिंह मिलाएर साहब हैं। ट्रान्सलेट गरिदिनु है। जी। ल ल धन्यवाद बीरमया सुनार जी को, जो अपनी बात उन्होंने रखी। हिंदी थोड़ी प्रॉब्लम है हम लोगों को, तो जी। उन्होंने नेपाली में ही रखा। वो कहना क्या चाहती हैं, अभी नेपाल में जो है बेटियों की अवस्था वो पहले जैसी नहीं है। अभी बहुत सुधरी हुई अवस्था में हम लोग हैं, क्योंकि पहले तो लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता था। पढ़ भी लेते थे तो लड़की लोग कोई अवसर में, उन लोगों को नौकरी में उन लोगों को अवसर नहीं मिलता था, कोई व्यवसाय में नहीं जुड़ी रहती थी। तो अभी बहुत फर्क है। अभी पहले से ज्यादा अच्छा है। लड़कियां, बहुत सारी लड़कियां अभी गवर्नमेंट जॉब में भी हैं और बहुत सारी लड़कियां अभी अपने आप ही उद्योग धरता करके काम करती हुई हैं। क्योंकि अभी नेपाल में जो व्यवसाय है, उद्योग है, जो उत्पादन, खुद उत्पादन करने वाला उद्योग है, उसमें नेपाली महिलाओं के नाम में अगर उद्योग धरता किया जाता है तो उसमें कुछ छूट मिलती है।
तो इसलिए वो छूट की वजह से महिलाओं उद्योग धंधा करके भी आगे बढ़ी हुई है। इस तरह की अवस्था है। लेकिन अभी भी उनका कहना क्या है कि अभी भी जो बच्चियां हैं, जो किशोरी हैं, एडोलेसेंट लड़कियां हैं, उन लोगों को शिक्षा जो है, तो वो शिक्षा में प्राविधिक शिक्षा भी जरूरी है। प्राविधिक शिक्षा सिखाना जरूरी है। और जो म्यूनिसिपालिटी के लोग जो हैं, वो लोग उन लोगों को कार्यक्रम करें, उन लोगों को एम्पावर करने के कार्यक्रम करें, तो बेटियां बहुत आगे बढ़ सकती हैं। नेपाल में अभी 50 से 60% लड़कियां गवर्नमेंट ऑफिस में काम करती हैं। तो इस तरह की है। नेपाल के लड़के लोग ज्यादा जैसे बाहर जाते हैं, दूसरी थर्ड कंट्री में जाते हैं, कोरिया, अमेरिका, जापान, इस तरह के जाते हैं। तो लड़कियां यहाँ पर जॉब में बहुत सारी लड़कियां सेटल दिखती हैं। इसलिए अभी हम लोगों की अवस्था ठीक है। यद्यपि फिर भी अभी जो नई पीढ़ियां जो है, उनको प्राविधिक शिक्षा संचालन करने की जरूरत है। जो स्कूल में पढ़ाई जाए, जो एक्स्ट्रा एक्टिविटी में पढ़ाई जाए, उनका कहना यही था। यही मैं कहना चाहती हूँ। धन्यवाद। जी, बहुत शुक्रिया मीना जी। आप महामा भीम्या सुनार की जो बातों को उन्होंने नेपाली भाषा में अपनी बात रखने की कोशिश की थी आज के इस हमारे वॉइस ऑफ मानवता जो इंटरनेशनल न्यूज चैनल है, इस प्लेटफॉर्म में। बहुत शुक्रिया भीम्या सुनार जी का, और आपका भी। आप हमारे साथ बने रहें। मैं जयंती खुटे के पास फिर से जाना चाहूंगा। जयंती खुटे जी, जैसा कि अभी दो मेहमानों की बातों को आपने सुना नेपाल से, और वहाँ हर दिशा में बेटियां आज आगे बढ़ रही हैं। वहाँ की हालात भी आज काफी सुधरे हुए हैं, पहले जैसे हालात नहीं है। तो भारत के परिप्रेक्ष्य में और नेपाल के परिप्रेक्ष्य में जो बातें अभी आ रही है, और ये एक हमारा पड़ोसी राज्य है और समानांतर की स्थितियां हैं वहाँ पे। तो हमारे जो यहाँ, अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें, तो छत्तीसगढ़ में भी आज हमारे अपने ही खुद हमारे कम्युनिटी के लोग, समाज के लोग, लाखों की संख्या में बेटियां पढ़ लिख कर बेरोजगार बैठे हुए। हर परिवार में 2 बेटियां या 3 बेटियां ऐसे पढ़ लिख करके, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट करके मेरी जानकारी में जो है वो करीब करीब बैठे हुए हैं। लेकिन जिस ढंग से नेपाल में वहाँ की बेटियां छोटे छोटे कामों को लेकर वो लगती हैं वहाँ पे, उस काम को कोई छोटा नहीं समझती है। जैसा कि भाटिया सर ने भी कहा कि कोई काम छोटा नहीं होता है, चाहे वो किसी भी काम की शुरुआत करे। तो इस टाइप का सृजन करने के लिए हमारे जो छत्तीसगढ़ की और भी जैसे बेटियां हैं, उनको आज के इस परिदेश में आप दोबारा अपने विचार रखें, ताकि वो सेल्फ डिपेंड हो सके। जयंती जी सर, एक्चुअली देखिए, जो बहुत सारी बच्चियां हैं जिन्होंने डिग्री ले रखी है, जैसे कि भाटिया सर ने बताया कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। डेफिनेटली मैं भी यही मानती हूँ कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। अगर अपने माइंड सेट में वो ऐसा बना के रखिए कि हमने मतलब किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में डिग्री ले रखी है, तो उसमें ही हमको जॉब करनी है, तो जॉब के पीछे ऐसे पड़े रहेंगे तो अपना समय ही बर्बाद करेंगे। जॉब लग जाती है तो बहुत अच्छी बात है, उसमें अच्छा अगर उनको फ्यूचर दिख रहा है, अच्छा करियर है, तो वो उसके लिए प्रयासरत रहें। इन केस कि हमने डिग्री ले रखी है, हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, हम अर्निंग नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे कंडीशन में हमको मतलब दूसरे साइड से जैसे सेल्फ डिपेंडेंट होने के लिए भी काम करना चाहिए। तो लड़कियों को मैं यही मोटिवेट करना चाहूंगी कि डुअल ऑप्शन लेके चले, कि आपने डिग्री ली है और अगर उसमें आपका करियर बहुत अच्छा ब्राइट है और कुछ आपको बढ़िया मिल गया है, तो उसमें आप मूव ऑन करें। अदरवाइज आप एक सेकंड ऑप्शन भी लेके चलें, ताकि आप कभी किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना रहें। काम मतलब आप स्किल पे ज्यादा ध्यान दें, डिग्री से ज्यादा स्किल पे ध्यान दें, क्योंकि स्किल जो होता है वो आपको बहुत अच्छे से निखारता है। तो आपकी जो स्किल है किसी भी फील्ड में, आप अपने स्किल को बहुत अच्छे से शार्प कीजिए और उस फील्ड में अपना करियर बनाने की भी कोशिश कीजिए। डुअल ऑप्शन लेके चलना चाहिए जी, सभी बहुत को, शुक्रिया। गर्ल्स या बॉयज सभी को सर।
और अगर कुछ और बातें अगर कोई सुझाव या मार्गदर्शन के रूप में अगर कुछ कहना चाहते हैं हमारे बेटियों को, जो चूंकि नेपाल से भी जुड़े हुए हैं, वो भी आपकी बातों को सुन रहे हैं, हिंदी समझते हैं वो लोग, तो जी कुछ और सुझाव आपके पास है तो? सर, मैं तो मतलब ये चाह रही हूँ कि कुछ ऐसी भी महिलाएं हैं जो मतलब कई तरह से घरेलू हिंसा से प्रताड़ित है और भी बहुत सारी चीजों से प्रताड़ित है, वो शिक्षित भी है, लेकिन अ, या तो उनको ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है कि वो अपना जीवन बसर कर सके या मतलब किसी भी तरह से सेल्फ डिपेंडेंट हो सके। तो ऐसी महिलाओं के लिए भी ना गवर्नमेंट को कुछ अलग से कोई ऐसा फंड रखना चाहिए कि उनको सेल्फ डिपेंडेंट बनाने के लिए कुछ तो हेल्प करके उनका मतलब एक जीविका के लिए कुछ बनाने के लिए, महिलाओं को आगे करने के लिए एक हालांकि ग्रुप बना के ही करें, लेकिन गवर्नमेंट को भी इस चीज के लिए ध्यान देना चाहिए। बहुत शुक्रिया। कृपाल सिंह साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? अब मैं चाहूंगा कृपाल सिंह साहब आज के इस अवसर पर अपनी बात रखें और हमारे जो दर्शकों को, नेपाली हमारी बेटियों को भी मार्गदर्शन करें। कृपाल थैंक यू सिंह जी। साहब। वाहे खालसा वाहे फतेह, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं जयंती के साथ सहमत हूँ और बाकियों के साथ भी। देखो, जो स्किल्स है ना वो बहुत जरूरी है। बढ़ाई अच्छी है, करनी चाहिए, पर बढ़ाई का जो कारण है ना वो ज्यादातर नौकरी लेना है या स्किल सीखना है। ये आपके पास कोई स्किल नहीं तो आपको डिग्री है, डिग्री कहाँ कहीं काम नहीं आएगी। देखो, मैं यूएसए में जितने भी बड़े बड़े लोग हुए हैं, ये जैसे गेट्स, बिल गेट्स है, मशहूर है, वॉल्ट डिज्नी और जो भी बड़े बड़े लोग हुए हैं, वो उनकी बहुत बढ़ाई नहीं थी, उनके पास डिग्रियां नहीं थी, पर उस पर स्किल थी। उन्हें स्किल बिल्ड करके एक दूसरे के ऊपर दे क्रिएटेड बिग एम्पायर्स, बिग इंडस्ट्री थिंग्स। इवन जो आपके हैं अब्राई कॉन्टिनेंटल वगैरह मशहूर हैं, बड़े बड़े होटल। हु वाज अब्राई? अब्राई पोर्टर था। पाकिस्तान की बंड, हिंदुस्तान पाकिस्तान की बंड के बाद 1947 में कंगाल थे वो लोग। वो आके एक थी होटल शिमले में, उसमें वो चौकीदार का काम कर रहा था और चौकीदार के काम से आगे आगे स्किल दे के आगे सीख के उसने फाइनली वो होटल ही बाई कर लिया और उसके बाद उसने कितने ही और होटल बनाए बड़े बड़े। पर वो स्किल बिल्डिंग का प्रोग्राम था, एक से दूजी, दूजी से तीजी स्किल। She's gonna need it. And so this is what we have to look at कि भाई सानू जेड़ा स्किल बिल्ड किवें करनी है। ये हुण फर्ज करो यूएसए दे विच काफी जड़ियां इंडियन औरतां ने, स्पेशली पंजाबी औरतां जड़ियां मैं जानदा, वो की करदियां ने कि लोग जड़े ने काम करदे ने, कोई ओवर टाइम करदा है, कोई किवें, किसे नूं रोटी दी लोड़ हुंदी है ते वो रोटियां जड़ियां ने बड़ियां बनाई किसे तो बनवा लेंदे ने। दे पे देम द मनी कि मैनू ना 50 रोटियां बना के दे दे, या किसी नूं लड्डू बनाने की लोड़ है या कोई होर चीज सब्जी पकाने की लोड़ है, वो कह देते हैं कि भाई हमें ये बना कर दे दो, और वो उनसे बाई करना उनको ज्यादा सौखा है बजाय कि अपने घर में काम भी करके आए और अपने घर में भी आके खाना बनाए। इसे तरह कोई औरत है वो काम नहीं कर सकती, उसके 3 बच्चे हैं, काम पर नहीं जा सकती, उन्हें बच्चे अपने संभालने हैं। वो क्या करती है कि अपने 3 बच्चों के साथ किसी और औरत का बेबी सिटिंग कर देती है ना, 1-2 बच्चे से उससे उनकी इनकम डेवलप हो जाती है। ऐसे ही अलग अलग लोगों की जो स्किल्स ने ना वो यूज करते हैं एक दूसरे की मदद करने के लिए, एंड दे चार्ज रीजनेबल अमाउंट ऑफ मनी फॉर देयर सर्विसेज, एंड वही उनका गुजारा जो है आगे से आगे बढ़ते चल जाता है। सो कहने का भाव ये है कि हमेशा डिग्री काम नहीं आती। जिन लोगों पर डिग्रियां हैं वो कहते हैं कि डिग्री के लिए नाले तो उन्होंने लोन वगैरह ले होंगे, वो देने हैं लोगों के, वो
डिग्रियां के बजाय डिग्री ने कुछ नहीं करना जिन्ना च ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਤਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਪੰਕਚਰ ਕਰਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਕਲ ਠੀਕ ਕਰਨੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, टायर पंक्चर होए उन्होंने, वो उस पे ज्यादा पैसे ले सकता है बजाय किसी के बीए की डिग्री हो कहीं लगा हो टेम्परेरी जॉब पर। सो कहने का बात है ये हर जगह की डिमांड एंड सप्लाई है। आपको असेस करने की लोड़ है कि यहाँ किस काम की जरूरत है, उस काम की स्किल्स बना के उदाहरण शुरू करके लर्न करके उसकी फिर मार्केट करो, उसको बरतो। ये नहीं है कि भी हाँ भाई गवर्नमेंट हमें जॉब देगी, वो होगा। ये ऐसी आस करनी तो बेवकूफी है एक्चुअली। अगेन comes up in my mind with my background as a Sikh, you know, गुरु नानक के जो असूल हैं, नाम जपो किरत करो वंड छको। किरत करना भी रिसेंटली सेलिब्रेटेड लेबर डे इधर यूएसए कैनेडा दे विच। ਉਹ ਲੇਬਰ ਡੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਦੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਉਸ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ। ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਸਕਿੱਲਸ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨੀਆਂ। ਸਕਿੱਲਸ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਵਧਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਗਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ अपनी भलाई दे लई ते दूजियां दी भलाई दे लई on reasonable cost, helping each other. So ऐसा सिस्टम है यहाँ इन देशों में। हमें भी ये भारत में अपने अपने सूबे में, अपने इलाके में लोड़ अनुसार उसको डेवलप करने की लोड़ है। फॉर एग्जाम्पल जहाँ एग्रीकल्चर है वहाँ एग्रीकल्चर स्किल्स की लोड़ है, जहाँ फैक्ट्रीज है वहाँ फैक्ट्री स्किल्स की लोड़ पड़ेगी। सो ऐसा हिसाब ना हमें ट्रेन करने की लोड़ है। ये नहीं कि भाई हम टीचर की डिग्री ले ली पर टीचर की जरूरत नहीं, क्या होगा उसका फायदा? वो तो वेस्ट हो गई गल। जहाँ फिर ये प्राइवेट ट्यूशन शुरू किया जाए काम कोई और तरीके से। सो मेरी अर्ज यही है कि आप वो स्किल्स डेवलप करें जिसकी लोकल डिमांड है और एक दूसरे से हेल्प करें और दिस विल इम्प्रूव द सिचुएशन। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया कृपाल सिंह साहब, आज के इस परिचर्चा पर आपने विचार अपनी साझी किए। मैं मीना जी के पास में फिर से जाना चाहूंगा। मीना जी, जैसा कि जयंती खूटे जी ने, डॉक्टर कृपाल सिंह साहब ने, भाटिया जी ने अपनी बातें आज की इस परिचर्चा पर रखा है, तो हमारे इन सभी मेहमानों से भी कुछ सवाल और जवाब भी अगर आप चाहेंगे तो आप रख सकते हैं। क्योंकि मैंने देखा है कि नेपाल की जो बेटियां हैं या बेटे हैं वो देश के किसी भी कोने में जाकर के अपनी रोटी रोजगार काम करने की दिशा में बहुत अग्रसर हैं और नेपाल में भी एक आत्मनिर्भरता देखी जा सकती है। तो उसको लेकर जो हम लोगों ने आज ये एक विषय रखा है कि बहुत सारी बेटियां लोगों के घरों में पढ़ लिख करके बैठे हैं, तो ऐसे लोगों को कैसे छोटे छोटे रोजगार करके उनको अपनी कमाई का जरिया बनाना चाहिए। जैसे कि विदेशों में, अमेरिका जैसे देशों में या विभिन्न देशों में ऐसी काम देखा जा सकता है। तो उसको लेकर के लोगों के अंदर में जागरूकता लाने की जरूरत है। और आज का हमारा जो ये मोटिवेशनल प्रोग्राम है इन बेटियों के लिए समर्पित है। तो मैं मीना जी से फिर से चाहूंगा कि आप आज की इस परिचर्चा पर थोड़ी विस्तार से प्रकाश इसलिए डालें क्योंकि आप हमेशा हमारे इस प्रोग्राम में आती हैं और विभिन्न विषयों पर आप अपनी बात रखती हैं। मीना जी, इस पर दोबारा आप अपनी बात रखें, फिर हम आज के हमारे जो खास मेहमान हैं उनसे हम सुना लेंगे। जी मीना जी। जी धन्यवाद। मुझे यहाँ पर पूजा लगा हुआ है मेरे घर के पास में। मैं इस वक्त काठमांडू में हूँ, इसलिए आवाज कुछ डिस्टर्ब आ रही है, फिर भी मैं अपनी बात रखने की कोशिश करूंगी। सबसे पहले तो मैं सभी दर्शकों को जो हमको देख रहे हैं, हमको सुन रहे हैं, मैं सभी दर्शकों से मेरी ये बात कहना चाहती हूँ कि बेटी सब कुछ कर सकती है, आज की बेटी सब कुछ कर सकती है, लेकिन उनकी परवरिश जो पैदा होते थी, उनकी परवरिश जो है उसको अगर हम सकारात्मक सोच की तरीके से अगर हम आगे बढ़ाएं तो निश्चित रूप में बेटी सब कुछ कर सकती है। सबसे पहले तो अभी बिरमाया जी ने कहा
कि हमारे यहाँ गवर्नमेंट जॉब में अभी ज्यादा जैसे लड़कियां सिलेक्ट होती हैं नेपाल में, क्योंकि लड़के लोग बाहर देश में जाते हैं। तो इस तरह की सबसे पहले तो गवर्नमेंट ऑफिस में ही उनको नौकरी के अवसर है, और जो गवर्नमेंट जॉब में नहीं जा सकते हैं तो दूसरी बात ये है कि विभिन्न तालीमों के माध्यम से जो विदेश में हम लोग भेज सकते हैं, उस तरीके का अगर हम सामग्री उत्पादन करें। जैसे नेपाल में अभी हम लोग ये सूती की साड़ी वगैरह ऐसे जो हैंडमेड सामग्री है जो विदेशों में पहुंचाए जा सकती है, इस तरह का उत्पादन के लिए पहले तालीम संचालन करें और महिलाओं को जॉब में सिक्योर करके अगर हम लगा सकते हैं तो महिला लोग को एम्पावर कर सकते हैं। लड़कियां एम्पावर होंगी तो महिला हिंसा भी कम होती जाएगी। महिला हिंसा नहीं होगी जब उनके पास में पैसा होगा, अर्थ होगा उन लोगों के पास में, तो हिंसा भी नहीं घटेगी। आज बेटियों को दहेज के नाम पे या घूंघट में रहने के नाम पे जलना नहीं पड़ेगा, कोई दुख झेलना नहीं पड़ेगा। इस तरह के समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए भी लड़कियों को कुछ न कुछ काम में जोड़ना जरूरी है, कुछ न कुछ आर्थिक आय अर्जन में जोड़ना जरूरी है। तो इसलिए मैं सभी से अनुरोध क्या करती हूँ कि बिटिया को सबसे पहले पैदा होते से ही उनको इस तरह की शिक्षा दी जाए कि आप बेटे से कम नहीं हो। जैसे हम लोग हमारे चलन चलते हैं, हमारे सामाजिक संस्कार जो है उसमें हम लोग बेटियों को बांध के रखते हैं। थोड़ा जितना भी हम खुला होना चाहें, लेकिन हम संस्कारों में, धार्मिक संस्कारों में हम लोग बेटियों को बांध के रखना चाहते हैं। तो इस तरह का फ्रीडम दें कि बेटा और बेटियों में कोई कमी नहीं है, बेटा जो कर सकता है बेटी भी वही कर सकती है। इस तरह के संस्कार अगर दे और हम बेटियों को आगे बढ़ाए तो हर चीज में हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। नेपाल में बहुत सारे ऐसे पैसा है, बहुत सारे ऐसी मार्केट है जिसमें महिला लोग आगे हैं। अभी बिरमया जी ने कहा कि सरकारी नौकरी में भी महिला आगे है। अगर हम नाप के देख सकते हैं, ऐसा कोई तथ्यांक तो नहीं है, लेकिन कोई भी अगर ऑफिस में हम जाते हैं तो वहाँ दिखती है 30 साल की, 25 साल की, 35 साल की लड़कियां वहाँ पर जॉब में आती हैं। तो इस तरह से बिटियाओं को आगे बढ़ाया जा सकता है। जी बहुत शुक्रिया मीना जी, आप वहाँ की स्थिति पर आपने हमारे साथ जुड़ करके इस स्थिति को अवगत कराने की कोशिश की है। आने वाले समय में हम बहुत सारे बेटियों को नेपाल से और भी जो रोटी रोजगार के में जो सेल्फ डिपेंड हुई हैं, ऐसे लोगों को भी हम इनवाइट करने की कोशिश करेंगे ऐसे प्रोग्राम में। और मैं चाहूंगा जसवीर भाटिया साहब से कि आज के इस परिचर्चा पर जो तमाम हमारे होस्टों ने अपनी बातें रखी हैं बारी बारी से, इन सभी की जो विचारों को एक कंक्लूजन के रूप में, एक सारांश के सारगर्भित के रूप में आज के इस परिचर्चा को एक मैसेज के रूप में हमारे जो युवा जनरेशन है, यूथ जनरेशन है, बेटियां हैं, उनको मार्गदर्शित करें ताकि उसको इस प्रोग्राम के माध्यम से उनको लाभ मिल सके। मैं लास्ट में जसवीर भाटिया साहब से फिर से चाहूंगा कि इस प्रोग्राम के माध्यम से लोगों को मोटिवेट करें। जी धन्यवाद। देखिए, जैसे मैंने पहले कहा, कोई एक फार्मूला नहीं चलने वाला। जहां जहां जैसी जैसी अवस्था है, जैसी जैसी परिस्थिति है, उसके हिसाब से कोई ना कोई व्यवसायों का काम करना होता है। अभी आपने कहा कि लड़कियां इतनी उच्च विद्या लेके भी घर में बैठी हैं, कोई पीएचडी है, कोई मास्टर्स डिग्री है, तो शिक्षा भी एक बड़ा जबरदस्त व्यवसाय है। अब मैं कुछ जानता हूँ हिंदुस्तान में जिन लोगों ने अपनी अपनी एकेडमीज खोल रखी हैं, अपने प्राइवेट स्कूल खोल रखे हैं, कितना वो पैसा बना रहे हैं, इतना पैसा कि आप हैरान हो जाएंगे सुन के। और होता क्या है कि जो बेचारे लोग गरीब हैं, वो इतना पैसा भी, इतनी ज्यादा फीसें रखी है उन्होंने कि लोग दे नहीं सकते। तो
मेरी ये प्रार्थना है कि जो हमारे बच्चे बच्चियां जो पढ़े लिखे हैं वो अपने छोटे छोटे अकेडमीज खोलें दूसरों को शिक्षित करने के लिए, और फीस इतनी थोड़ी चार्ज करें कि लोग जो जो गरीब लोग हैं, खास करके जो बहुत पैसे फीस से नहीं दे सकते, उनको भी सहारा मिले। और जो शिक्षा एक ऐसा व्यवसाय है जहाँ कितना बड़ा फील्ड है कि हजारों लाखों बच्चों को शिक्षा की जरूरत है। जैसे आप कहते हैं कि शिक्षा में सब लोगों को वो अवसर नहीं मिलता, तो आप अपने प्राइवेट छोटी छोटी अकेडमीज खोलें, एक टीचर 2 टीचर मिलकर, और बच्चों को आगे शिक्षा दें और उनसे थोड़ी फीस लें ताकि उनका भी गुजारा चले और जो बच्चे पढ़ने वाले हैं वो भी अफोर्ड कर सकें। तो ये भी एक बड़ा जबरदस्त एरिया है जिसमें बहुत बड़ी संख्या में लोग अपने काम कर सकते हैं और अपनी अपनी पढ़ाई का भी फायदा उठा सकते हैं। दूसरा है कि ये मैं एक सजेशन दूंगा, बड़े कई सुझाव हो सकते हैं। इंग्लिश में कहूंगा यूथ लीडरशिप फोरम, युवक लीडर बने, उसका एक फोरम बनाए, एक इकट्ठा होकर एक संगठन बनाए और उसमें जो देश के उच्च लोग हैं उनको बुला के उनसे लेक्चर लें, बातें करें, उनके साथ संपर्क पैदा करें, उनसे शिक्षा उनसे गाइडेंस लें, मार्गदर्शन लें कि कैसे वो अपने जीवन को सुधार सकते हैं। तो ऐसे जब संविधान बनाएंगे, आप ऐसे संगठन बनाएंगे जगह जगह पर, तो उसमें फिर बहुत सारे आइडियाज निकलेंगे, नए नए विचार निकलेंगे और उसमें फिर व्यवसाय भी निकलेंगे। तो ऐसे कुछ सुझाव हैं। बाकी तो जो जहाँ जैसी परिस्थितियां है, डॉक्टर कृपाल सिंह जी ने कहा, जैसे जहाँ की जरूरत है वैसे के हिसाब से इंसान को सोचना पड़ता है। उन्होंने बात की थी बिल गेट्स की, उन्होंने पढ़ाई छोड़ के अपने गराज में जहाँ गाड़ी पार्क करते हैं वहां बैठ के उन्होंने कंप्यूटर बनाया, और आज बिल गेट दुनिया के सबसे उच्च व्यक्तियों में गिने जाते हैं। तो ऐसे जो है, मतलब यह है कि स्किल की जरूरत है, पढ़ाई खाली अक्षर ज्ञान काफी नहीं है, स्किल की जरूरत है और उसको कैसे पैदा करना है ये खुद सोचना है। और संगठन से काम होगा, अकेले से नहीं होता, मिलके लोग अपने विचार करें क्या हो सकता है, कैसे कर सकते हैं। और कुछ बड़े लोग जो है कुछ थोड़ा पैसा भी दे के उनको हेल्प भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कोई ना कोई संगठन चाहिए। अब ये तो नहीं आप समझेंगे कोई बिरला आगे आपके घर में आपको पैसे दे जाएगा, ऐसा नहीं होगा। अगर आपकी कोई ना कोई संस्था होगी तो उनको भी ये होगा कि हाँ हम इनकी मदद करते हैं। ऐसे कोई विचार है, बाकी आप समझदार हैं, जैसे जैसा परिस्थिति है वैसे के हिसाब से बात करते हैं। धन्यवाद जी, धन्यवाद। बहुत शुक्रिया जसबीर भाटिया साहब, आज के इस परिचर्चा पर आपने बहुत ही मार्गदर्शन करने के लिए बहुत ही अच्छे सुझाव प्रस्तुत किए हैं। हम लोगों ने इस दिशा पर, जयंती खोटे को मैंने बोला है कि आप रायपुर राजधानी में रहती हैं और वहाँ बहुत सारे हमारे जो सतनामी कम्युनिटी के या अदर ट्राइबल कम्युनिटी की बेटे और बेटियां पढ़ाई कर रही हैं, पढ़ लिख करके बेरोजगार बैठे हैं, रोटी रोजगार की दिशा में तलाशरत हैं। तो आपने एजुकेशन को लेकर के एक प्लानिंग शुरू में भी दिया है और इस दिशा में जो टैलेंट, जो बच्चियां हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, इन लोगों को बुला करके हम एक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में, एक ऑनलाइन एजुकेशन के रूप में इस पर हम एक प्रोग्राम चलाने की कोशिश करेंगे। और मैंने सोचा भी है कि इसमें हरवीर का भी हमको सहयोग मिले वहां से, अमेरिका से, क्योंकि वो काफी टैलेंट है और इस दिशा में उनका एक बहुत ही सकारात्मक सोच है मानवता को लेकर, गरीबों के प्रति बेहद उनका सोच बहुत जीनियस है। तो मैं इस विषय पर आने वाले समय में हम एक प्रोग्राम करेंगे और इसमें बहुत सारे बेटियों को आमंत्रित करेंगे, जिसमें नेपाल से भी मीना पेरियार जी का सहयोग रहेगा। और ऐसे हम अलग अलग राज्यों से जुड़ करके यूथ जनरेशन के लिए कुछ न कुछ एक नया प्रोग्राम करने की कोशिश करेंगे। मैं संक्षिप्त में डॉक्टर कृपाल सिंह साहब से चाहूंगा कि वो भी आज के इस प्रोग्राम पर अपनी विचार और सुझाव दें। थैंक यू जी। मेरी तो यही प्रार्थना है आप सबको कि लोकल असेसमेंट करें कि क्या आपकी जरूरतें हैं और उनको कैसे
ਅਸੈਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਯੂਸਫੁਲਨੈਸ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਅਗੇਨ skill building, like Jayanti mentioned, Bhatia sir mentioned and all. बाकी जो कागजी पढ़ाई है वो तो there's a limitations, पर जो skills है ना, कभी भी दुनिया के किसी हिस्से में भी चले जाओ आप, वो आपकी हमेशा हेल्प करेगी। वो आप जहां कहाँ भी होंगे आपको पार उतारा करेगी, आपकी सहायता करेगी। So that's what I like to say. Thank you. जी, बहुत शुक्रिया कृपाल सिंह साहब। जयंती जी कुछ कहना चाहेंगे? लास्ट कमेंट। सर सारी बातें तो सभी ने कह दी है। बस मैं ये कहना चाहूंगी कि सर एक वाकई में एक कार्यक्रम करने की जरूरत है, मतलब एक कैंपेन चलाने की जरूरत है जिसमें हम लड़कियों को और लड़कों को या ऐसी महिलाओं को जोड़े और एक दूसरे को सलाह दे, एक दूसरे के स्किल को एम्पावर करने के लिए उसकी हेल्प करके और उसको आगे बढ़ाने के लिए सब लोग मिलके एक मतलब प्रयास करें। तो इसके लिए सर एक स्ट्रेटेजी बना के, एक ग्रुप बना के काम करने की जरूरत है। तो अभी तो मेरे पास कुछ महिलाओं की टीम बनी है, तो बहुत ही जल्दी हम उस टीम को रजिस्टर करवाना चाह रहे हैं। तो जैसे ही हमारा एनजीओ रजिस्टर हो जाएगा तो फिर हम उस पर बहुत सारे कार्यक्रम करने का सोच रहे हैं सर। तो अभी मेरे पास 10-11 लड़कियों की टीम बन गई है, मतलब महिलाएं हैं जो किसी न किसी तरह से परिवार से या और भी समाज से प्रताड़ित हैं और जिनको एक आर्थिक आजादी की जरूरत है। तो ऐसी महिलाओं का एक ग्रुप बन रहा है हमारा। बहुत ही जल्दी हम साथ में आके काम करेंगे और ऐसे लोगों को और जागरूक भी करेंगे और हमारे साथ में उनको शामिल भी करेंगे। जी, तो ये कोशिश बहुत शुक्रिया, शुरुआत बहुत कर शुक्रिया चुकी है जयंती जी। बहुत शुक्रिया जयंती जी, इस पहल के लिए आपका शुक्रिया। मैं मीना पेरियार जी से चाहूंगा कि वो लास्ट में कुछ अपना विचार सुझाव कुछ कहना चाहेंगे। तो मीना पेरियार जी हमारे साथ जुड़े लास्ट कमेंट के रूप में, संक्षिप्त में। जी भाई साहब, लास्ट में मैं क्या कहना चाहती हूँ कि महिलाओं, लड़कियों को, जो बेटियां हैं, जो महिलाएं हैं, उन लोगों को आगे बढ़ाने के लिए एक विद्वान ने कहा है कि अगर एक आदमी शिक्षित होता है तो उसका सारा परिवार शिक्षित नहीं होता है, लेकिन एक महिला अगर शिक्षित हो जाती है तो उसका सारा परिवार शिक्षित हो सकता है। तो ये एक विद्वान ने कहा है। तो उस विद्वान की बात को लेकर मैं शुरू करती हूँ कि अगर बेटियां एम्पावरमेंट हो और आर्थिक अर्जन के साथ वो जुड़े तो निश्चित रूप में वो घर सुखाल रहता है, वो परिवार सुखाल रहता है। इसलिए बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए हमारा राज्य, हमारा परिवार, सबको जरूरी है। सबको हाथ में हाथ, कंधे में कंधे मिला के आगे बढ़ना जरूरी है। और विशेष करके हम सामाजिक जो कार्यकर्ता हैं, इन लोगों को योजना बना के आगे बढ़ने की जरूरी है। हम लोग यहाँ नेपाल में बहुत सारे ऐसे काम है छोटे छोटे, जैसे जूते बनाने की तालीम, शॉल और साड़ी बनाने की तालीम, बैग बनाने की तालीम, इस तरह की तालीम देकर महिला लोग को व्यवसाय में हम लोग इन्वॉल्व कराते हैं। तो इस तरह की योजना आगे बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप में सारी महिलाओं की बात नहीं कर सकते, लेकिन कुछ महिलाओं को निश्चित रूप में हम व्यापार व्यवसाय में आगे बढ़ा सकते हैं, आर्थिक आय अर्जन में आगे बढ़ा सकते हैं। इसके लिए हिम्मत होनी चाहिए, साथ होनी चाहिए, ये सबको जरूरी है। तो इस तरह की कार्यक्रम से भी ये शिक्षा आगे बढ़ सकती है। हमने आज बहुत लोगों को जोड़ने की कोशिश की, लेकिन नेपाल में जो गांव में रहने वाली, ग्रामीण समुदाय में रहने वाली बेटियों हैं, उनको इस वक्त अनुकूल नहीं रहता है ये वक्त उन लोगों के लिए, इसलिए आज नहीं जुड़ पाए। क्योंकि यहाँ पर अभी 10 बज रहे हैं, नेपाल के 10 बज रहे हैं, तो इस वक्त उन लोगों को अनुकूल नहीं रहता है, तो नहीं जोड़ पाए। किसी आज
से पहले 1 घंटे पहले अगर हम कोई कार्यक्रम रखें तो हम एग्जाम्पल दे सकते हैं। जो महिलाएं यहाँ पर काम कर रही हैं, जो लड़कियां यहाँ पर काम कर रही हैं, जो बेटियां काम कर रहे हैं, उसको हम एग्जाम्पल प्रस्तुत कर सकते हैं ताकि दूसरी कोई महिला को वो देख के काम करने की ऊर्जा मिले। अगर ये एक घंटा आगे कर सकते हैं तो मैं अनुरोध करती हूँ जगदीश भाई साहब से ऐसा जी। कोई प्रोग्राम आयोजना हाँ, नहीं, और आपके लिए स्पेशल उनको आप अपना प्रस्तुत टाइम करेंगे। जाएंगे, उसके लिए हम टाइम मैनेज करेंगे। जी जी जी, धन्यवाद। जी जी, बहुत शुक्रिया मीना पेरियार जी। और आज के इस कार्यक्रम को, इस सेशन को समाप्त करने से पहले मैं हमारे जो जितने भी होस्ट हैं, गेस्ट हैं, उन सभी मेहमानों का मैं स्पेशल धन्यवाद करता हूं। जसवीर भाटिया साहब का, कृपाल सिंह साहब का, जयंती कोटे जी का, मीना पेरियार जी का, और नेपाल से ही सौम्या सुनार जी का भी मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने आज अपनी भाषा में, नेपाली भाषा में अपनी बात रखने की कोशिश की है। और आज के इस सेशन को समाप्त करने से पहले वॉइस ऑफ मानवता चैनल से जुड़े सभी दर्शकों से मैं गुजारिश करूंगा कि हमारे इस समय समय पर होने वाले विशेष वार्ता को आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अपनी प्रतिक्रिया भी दें। और आज के इस कार्यक्रम को मैं यही समाप्त करता हूं। हमारे सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जोहार, सत श्री अकाल, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। जय भीम।